Hello and welcome everyone. I am Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये आपका 6th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट सेकंड है। तो मैं पहले पिछली वीडियो का रिकॉल करा देता हूँ आपको कि उसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिस्कस किया था और कई चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे और सम कुछ एग्जांपल्स किए थे 4-5 के आसपास। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके सीबीएसई के और स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इवन अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए सिंपली अभी तक जो हमने पढ़ा है, देखिए क्या होता है। लेट सपोज आपका एक क्यू चार्ज होता था, इससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट कोई होता था, ये क्यू पॉइंट पर रखा है। लेट सपोज ये ओ पॉइंट पर रखा है, क्या है ओ पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा है, इससे पी आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है, उस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या अगर ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा, बाहर की तरफ डायरेक्शन आएगी, E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। या दो चार्जेस दिए होते थे, लेट सपोज ये Q1 एंड Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है हम सिंपली लिख लेते थे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते थे। लेकिन क्या है कि ये दोनों जो Q1 एंड Q2 दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, Q भी पॉइंट चार्ज है। अब देखिए क्या हुआ, अभी तक तो जो हमने डिस्कशन किया वो पॉइंट चार्ज के लिए बात की, कोई भी जो स्फीयर दिए गए थे वो सारे पॉइंट थे। ठीक है, अब जो आएगा सिचुएशन, जैसे लेट सपोज ये कोई मेरा एक जर्नल सिस्टम ले लेते हैं हम। लेट सपोज एक जर्नल सिस्टम है, ये एक कोई जर्नल है, मैंने कहा ये इस पे एक शेप है जिस पर चार्ज कैपिटल क्यू है, जिस पर का चार्ज क्या है कैपिटल क्यू है, और एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है जहां पर हमने चार्ज एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा है, क्यू नॉट चार्ज रखा है। अब इस पर ये देखिए एक पूरा शेप है। अब इसको पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते आप, इसको आप पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते। अब इसके अभी तक जो हमने बातें की, जो क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें दो पॉइंट चार्ज होते थे या सिंगल पॉइंट चार्ज होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते थे कूलॉम्स लॉ अप्लाई करके। अभी भी कूलॉम्स लॉ ही लगेगा, बट ये क्या है, अब इतने शेप के लिए देखिए, लेट सपोज यहां के लिए इसकी डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, यहां के लिए कुछ और हो जाएगी, यहां के लिए इसके बीच की डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी। मान लीजिए जैसे इस पर कैपिटल क्यू चार्ज है, पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट सपोज ऐसे पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम क्या करेंगे, यहां के लिए डिस्टेंस अलग हो जाएगी, जो फोर्स होता है आपका सिंपली क्या होता है के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आर पर भी डिपेंड करता है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अब क्या हो जाएगा, यहां से यहां की डिस्टेंस कुछ और है, यहां से यहां की डिस्टेंस कुछ और है। अगर मुझे पूरे की वजह से निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें कुछ नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड है और थोड़ा सा मैथमेटिकली भी है। अगर बायो के स्टूडेंट है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप मैथमेटिक्स के हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहां पर क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं। हम ये एक हमने छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया जिसकी जो लेंथ है वो dx है। इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, dq आ जाएगा। एक dq पॉइंट चार्ज टाइप का एक हमने लेंथ कट कर लिया, जिसकी डिस्टेंस यहां से, अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो r वेक्टर लिख सकता हूं, अगर वेक्टर नॉर्मल लिखूं तो r लिख दूं, r वेक्टर है। बीच में जो इस dq की वजह से इस जो q नॉट पर फोर्स लगेगा, छोटा सा फोर्स लगेगा, मैं q नॉट यहां लिख ले रहा हूं, df फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, df, क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट चार्ज है आपका, छोटा सा, तो इसकी वजह से छोटा सा फोर्स भी अप्लाई होगा, कितना k इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू
आर कैप क्या डायरेक्शन बता रहा फोर्स की, तो dF इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, के की वैल्यू अगर लिखना चाहे तो 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट dQ/r² इंटू आर कैप। अब देखिए क्या होगा, अगर हम चाहें तो अलग अलग ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स मान के लिखें, लेकिन इतना करना बहुत पॉसिबल नहीं होता है हमारे जो लाइफ में, क्योंकि मान लीजिए आपने इस पूरे इतना इस शेप का आपको बॉडी दिया गया था, आपने 50 टुकड़े किए, आपने 50 टुकड़े किए उसके, और आपने सॉल्व किया और सब टुकड़ों को जोड़ा, भाई हर एक टुकड़े की वजह से कितना फोर्स आया उसका जोड़ा आपने। लेट सपोज हमने 100 कर लिए तो हमारा ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा एज कंपेयर टू यू। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, एक सिंपल मेथड आता है इंटीग्रेशन का। ऐसे क्या करेंगे, अब मुझे अगर इस पूरे सरफेस की वजह से इस पर फोर्स चाहिए तो क्या करेंगे, एफ वेक्टर इजकल टू इंटीग्रल डीएफ वेक्टर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अगर मैं आगे बात करूं तो यहां क्या लिख सकता हूं, डीएफ की वैल्यू लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट dQ/r² इंटू आर कैप। जितनी कांस्टेंट चीजें इससे बाहर आ जाएंगी इंटीग्रेशन से, आपको पता होता है क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, 1/4πε0 भी कांस्टेंट है, dq आपका वेरिएबल है क्योंकि dq एक छोटे से एलिमेंट का आपने और छोटा एलिमेंट मान लिया तो क्या हो जाएगा, dq की वैल्यू बदल जाएगी, तो dq वेरिएबल है, आपका r भी वेरिएबल है। देखो इस वाले एलिमेंट के लिए r इतना है, अगर हम सोचो यहां एलिमेंट मानते तो इसके लिए r कुछ और हो जाता। ठीक है, तो r भी वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल टर्म है उसको हम इसमें रखेंगे, क्या लिखेंगे, dQ/r² इंटू आर कैप। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, जैसे अब देखिए इसमें एक पॉइंट चार्ज दिया जाएगा। अब मान लीजिए लेट्स सपोज इसकी वजह से आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, आप क्या करो, क्यू नॉट इधर लेके चले आओ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। ठीक है, अब देखिए सिंपली ये तो हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया कि जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मतलब क्या है। अब जो कंटिन्यूअस चार्ज आपको जो नॉर्मली ऐसे बिना शेप का नहीं दिया जाएगा, इसका कुछ शेप दिया जाएगा, स्फीयर दिया जाएगा, लाइन रॉड दिया जाएगा और हॉलो स्फीयर दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें दी जाएगी, प्लेन शीट दी जाएगी, ऐसे नहीं दिया जाएगा बिना शेप का। ठीक है, तो हमने एक जनरल चीज डिस्कस की, इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है, आपकी बुकों में बहुत ज्यादा मिल जाएगा चीजें, तो यहां तक इसे नोट कर लो, आगे भी बताते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली आपका जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो ए पार्ट है इसका, मैं इसे भी मिटा दे रहा हूं। जो पहला होता है क्या होता है, ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड in this distribution charge distributed on a line। देखिए क्या होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका चार्ज होता है वो किसी लाइन पर, किसी रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेट्स सपोज ये आपका एल लेंथ का रॉड है, ये क्या है, एक एल लेंथ का रॉड है, मैंने कहा इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। तो जो इसमें रेलेवेंट पैरामीटर यूज किया जाता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज की जाती है। जैसे मान लो मैंने इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दे दी, जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। अगर मैं यहां की बात करूं कि इस पर भाई साहब, इस पर अगर चार्ज Q है, इसकी लेंथ L है, इसका चार्ज क्या है Q है, इसकी लेंथ L है, तो इसके लैम्डा अगर निकालने के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, यहां मैं रेड से लिख दे रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस तरीके से आपका पहला हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा आपका आ गया, यहां से नोट कर लीजिए, हाँ इस पर न्यूमेरिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक अच्छे से नहीं क्लियर होगा आपको, भाई इतना समझ लीजिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लाइन, इस तरीके से लाइन होगा या रॉड होगा, सपोज ये आपका मार्कर है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो एल लेंथ का क्यू है, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। इस तरीके, अगर इस पर ये कोई रॉड है एल लेंथ की, इस पर चार्ज क्यू है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा लिखते हैं। मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको मिटा दे रहा हूं। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बी पार्ट है इसका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ सरफेस, ऑन अ सरफेस। इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो आपका चार्ज होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है जो चार्ज, वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे क्या होगा, मान लीजिए कोई हॉलो स्फीयर दे दिया जाए, कोई हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया जाए, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए चार्ज। ठीक है, लेट सपोज ये इस टाइप का, जैसे प्लेन, कोई प्लेन शीट दे दी गई, ये क्या है आपकी कोई प्लेन शीट हम मान लो ले लेते हैं, यहां पर इसका एरिया बोल दें ए है, इस पर चार्ज क्यू है, और ऐसा मान लो सपोज करो कि एक स्फीयर है, कंडक्टिंग हॉल स्फीयर है, जिसके सरफेस पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिख सकते हैं, जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, सिग्मा से। सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस, सॉरी यहां पर स्पेलिंग में, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको, इसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर फॉर्मूला लिखेंगे क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई कैपिटल ए। अगर मैं इसका रेडियस आर ले लूं तो क्या हो जाएगा, इसका लिखूंगा तो सिग्मा इज इक्वल टू, अगर इस पर बोलूं चार्ज क्यू है तो क्यू बाई एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अभी आपका रिंग आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं, तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आपका तीसरा क्या है, आपका तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द whole volume of the body। क्या होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या होता है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी बॉडी पर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेट्स सपोज जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब क्या है, इस पे अंदर में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस पर तो है ही है, बट क्या है अंदर में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके से आप क्यूब ले सकते हो, ठीक है। अगर इसका सेंटर हम बोल दें ये है, तो जो इस पे सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम रो से डिनोट करते हैं। अगर इसका रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कहां का होगा, जिस बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, ठीक है। और इसको इसी को बोलते हैं क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, रो इज इक्वल टू, अगर इस पर बोले क्यू चार्ज है, इसका रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या निकल जाएगा आपका, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज दिया गया है, ठीक है। ये तो हो गए आपके तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस। एक पहला क्या था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम करेंगे, ठीक है। इसमें इसके कई पार्ट्स, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कई पार्ट्स वीडियो आएंगे, ये सेकेंड पार्ट है आपका, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है आपको, मेहनत से। मन लगा के पढ़िए, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, अभी तक जो हमने सॉल्व किया था सिंपल 2 पॉइंट चार्जेस होते थे उस पर किया था। लेट सपोज एक आपका ये वायर, एक आपका यहां मैं बोल दे रहा हूं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड find electric field at point P due to positively charged rod, ड्यू टू रॉड, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले लिया, देखो इस तरीके से। लेट्स सपोज इसकी लेंथ कितनी है, L है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर मैं इस पर चार्ज दूं तब भी लिख सकते हो आप, नहीं तो मैं इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले रहा हूं, ठीक है। सीधे बोल देता हूं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा दिया गया है। और यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पर इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब देखिए होता क्या है, इस क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में अंतर क्या है। पहले क्वेश्चन होता था एक भैया क्यू चार्ज है जो यहां पर रखा हुआ है O पॉइंट पे, ठीक है, इससे R डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। सिंपली क्या होता था, हम ये पॉइंट चार्ज होता था, पॉजिटिव है तो बाहर की डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाता था सिंपली। अब इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में आएगा सिस्टम क्या, देखिए इस केस में क्या है, अगर हम इसके लिए बात करें कि इस पर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रॉड पे। अब इस वाले पॉइंट के लिए बात करेंगे तो यहां से डिस्टेंस तो r है,
अगर मैं ए पॉइंट ले लूं, इसको पॉइंट बोलूं बी, ये रॉड ए भी एक रॉड है, इस पॉइंट के लिए बात करूं तो आर है, इस पॉइंट के लिए क्या है आर प्लस एल है, अगर इसके लिए बात करूंगा तो कुछ डिस्टेंस और हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये रॉड के हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आने वाली है। तो कुछ ऐसा करें कि सारे की वजह से एक साथ निकल जाए। तो सिंपली इसके लिए करते क्या है, इसके लिए करते हैं हमें कि भाई साहब ये P पॉइंट से चलते हैं x डिस्टेंस पर, हमने x डिस्टेंस पर आए और x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का पार्ट कट किया, एलिमेंट बोलते हैं, एक dx लेंथ का एलिमेंट कट किया, और तो मैं यहां पर बोल दे रहा हूं dx लेंथ का एक एलिमेंट कट किया जिस पर चार्ज कितना मिला मुझे, dq मिला। भाई छोटा सा एलिमेंट जो होता है बहुत छोटा होता है, तो छोटे से एलिमेंट dx लेंथ का एलिमेंट कट किया जिस पर चार्ज लिया, कितना मिला, कितना मुझे dq मिला। इस dq की वजह से हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। अगर हम dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, इसको हटा दें, अगर हम dq की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव है तो इधर हो जाएगा, इस छोटे से चार्ज की वजह से छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कितनी आएगी, डी ई आ जाएगी, डीई वेक्टर क्या आ जाएगी, बोलिए, के डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर, के डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इस छोटे से एलिमेंट के लिए आगे के डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर, अगर हम बात करें तो यहां इस रॉड पे हम बहुत सारे एलिमेंट्स काट सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे, सिंपली अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रॉड, क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए ई निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल डीई, कहां से करेंगे, यहां से आर डिस्टेंस, मतलब इससे आर डिस्टेंस निकालना था, आर से लेके कितना फाइनल है, आर प्लस एल तक, आर से लेके आर प्लस एल तक निकालेंगे। भाई आर प्लस एल तक ही है, तो इतना अगर बात करें तो क्या है, यहां से यहां तक तो आर है, यहां से यहां की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। और डी की वैल्यू क्या है, रख देते हैं, क्या आ गई आपके डी की वैल्यू, बोलिए, आर प्लस एल, जो डी की वैल्यू है के डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर। देखिए क्या है, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि दो वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, डी क्यू भी वेरिएबल है और आपका एक्स भी वेरिएबल है, अगर आप नहीं है तो दो वेरिएबल का नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ई, अब यहां पर देखिए क्या हो गया, अगर हम यहां डी क्यू की बात करें, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, डीक्यू लेंथ पे, डीएक्स लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, या मतलब डीक्यू कितने लेंथ में है, डीएक्स में, तो लैम्डा इंटू डीएक्स लिख सकते हैं। भाई लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, डीएक्स क्या है, जिस लेंथ पर डीक्यू चार्ज है, डीक्यू चार्ज कितने लेंथ पे है, डीएक्स पे, तो यूनिट लेंथ पे लैम्डा है तो डीएक्स टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से E इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, सिंपली यहां लिख सकते हैं आर प्लस एल, के डी क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू डीएक्स अपान आर प्लस एल। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, जितनी कांस्टेंट चीजें हैं इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं, क्या हो जाएगा, के लैम्डा इंटीग्रल इंटू डीएक्स अपान आर प्लस एल, सॉरी यहां आर प्लस नहीं, एक्स स्क्वायर, डीएक्स अपान एक्स स्क्वायर, आर से आर प्लस एल तक। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं और आपको बता भी देता हूं कि कैसे होगा, जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा -1/x, ये आने वाला है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट आर प्लस एल, के इंटू लैम्डा ई। अब देखिए क्या है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता, मैं इंटीग्रेशन करके दिखा दे रहा हूं कैसे होगा, इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर।
अब देखिए क्या होता है, x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 dx। इंटीग्रेशन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपान n+1। ठीक है, यहां मैं समझा दे रहा हूं और इसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, अभी जल्दी मिल जाए, अभी तो नहीं बनी है लेकिन जस्ट 1-2 दिन में आपको पूरी वीडियो इसकी कंप्लीट, जो आपका फिजिक्स में मैथ यूज होता है उसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसको आप जाके देख लेंगे। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कि इंटीग्रेशन कहां से होने वाला है। अब अब देखिए यहां पर क्या x की पावर n है तो ऐसे हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो x की पावर -2+1 अपान -2+1, सॉल्व करोगे तो x की पावर -1 अपान -1 मिला। अगर नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान -x। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, -1 अपान x। इसका आपका जो इंटीग्रेशन मिला इतना मिला, मैंने वही लिखा है। अगर लोअर लिमिट यहां पर रखी है, अपर लिमिट है इसकी। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं आपको, आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसकी वीडियो आप देख लेंगे, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा चीज। ठीक है, अब क्या हो गया, E इजकल टू k इंटू लैम्डा। पहले क्या रखते हैं, x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे -1 अपान r+l, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट रखोगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये मिलेगा आपको r। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप मैथ वाला जो सेशन होता है, मैथमेटिकल टूल जिसे बोलते हैं, वो वीडियो आपको मिलेगी, आप वहां से जाके पूरा देख सकते हैं। और शायद मान लो आप उस टाइम पे देख रहे हो कि लैम्डा, आपको मैथ आती है तो बहुत अच्छी बात है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -r+r+l अपान r+l, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिला, k लैम्डा इंटू l अपान r+l। ये आपको क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब देखिए क्या होता है, अगर चाहो तो अगर आपको चार्ज दिया गया हो, लेट्स सपोज इसका चार्ज q दिया गया हो, तो लैम्डा की वैल्यू भी लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, q/l। तो यहां पर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू k, लैम्डा की वैल्यू रखोगे q/l इंटू l से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, के क्यू अपान r+l। आप रख के सॉल्व कर लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये चीज तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, एक एल लेंथ का रॉड था जिसकी अलोंग द एक्सिस मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी एट पॉइंट P। देखिए इसमें हमने कुछ किया नहीं, सिंपली एक x पे जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट कट किया है, dx लेंथ के एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज आएगा dq की वजह से छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी dE, और dE की वैल्यू क्या हो जाएगी, k dq अपान x²। और जब मुझे पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रॉड की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P मुझे निकालना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे एलिमेंट्स काट के तो निकाल नहीं सकता, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर dE की वैल्यू रख दी। अब dq देखो, q अगर बोले लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो जो कि dq चार्ज है, ये dq जो चार्ज है आपका, ये जो आपका dq चार्ज है ये dx लेंथ पे है, तो dx लेंथ पे जितना dq है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स dx। भाई यूनिट लेंथ पे लैम्डा है तो dx लेंथ पे dq है तो लैम्डा टाइम्स dx हो जाएगा, आपको dq की वैल्यू मिल जाएगी। तो e की वैल्यू यहां हो गई, ये आपको हो गया सॉल्व। अब देखिए क्या होता है, अभी तो हमने अलोंग द लाइन अलोंग द एक्सिस निकाल लिया, इसके परपेंडिकुलर निकालते हैं। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब की बार क्या करना है, ये एल लेंथ की अभी भी रॉड है आपकी ये, ठीक है,
इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, लेकिन मैं एक जनरल चीज लेके आपको डिफाइन करूंगा, उससे सारे केसेस में डिफाइन कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो क्या है, इसका लेंथ L है, लेट्स सपोज इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पर बहुत सारे केसेस बनेंगे। देखिए क्या है, अगर मैं यहां डिस्कस करूं तो एक पॉइंट यहां पर है, कुछ चार्ज यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और फिर यहां पर, इस तरीके से। तो मैं इसको बोलूंगा θ1, इसको क्या बन लूं, θ2 बन रहा है एंगल, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या इसमें, इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इसमें भी देखिए इस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इस एलिमेंट के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगी, इस एलिमेंट के लिए ऐसे जाएगी, इस एलिमेंट के लिए ऐसे जाएगी। तो क्या करेंगे, सिंपली एक जनरल चीज मानेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है अगर, तो यहां से, तो हम यहां से एक पॉइंट लेते हैं X पे, जाके dx लेंथ का एक स्टेप कट कर देंगे, एक एलिमेंट कट करेंगे जिसकी लेंथ कितनी है dx, जिस पर चार्ज कितना आएगा, dq आएगा, ठीक है, dq चार्ज आने वाला है। फिर वो एंगल यहां कितना फॉर्म करेगा, यहां मैं बोलूंगा थीटा पे जाके डी थीटा की। देखिए यहां एंगल भी बनने वाला है ये, क्योंकि स्टेप की बात करोगे तो ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, डी, मतलब यहां से बोलेंगे थीटा से जाके डी थीटा लेंथ की एक स्टेप कट के यहां से एक्स पे जाके डी एक्स लेंथ आपको मिल गया। देखिए समझना, यहां से दिख रहा है आपको, नहीं, चलिए ठीक है। अब इस dx लेंथ पर जो dq चार्ज है, dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, कितनी आएगी, de। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से एंगल थीटा बन रहा तो ये भी थीटा बनेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये बनेगा डी कॉस थीटा, इधर कितना आने वाला है, डीई साइन थीटा। ये क्या बन गया आपका, डीई कॉस थीटा, ये आपका बन गया डीई साइन थीटा, दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर हम डीई की वैल्यू लिखें, यहां समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, छोटे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस एलिमेंट की वजह से, इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक तो बन रहा है रॉड के परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, ई परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे, ई पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द रॉड। अब देखिए पहले तो डीई लिखते हैं, डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए, जो डीई की वैल्यू होगी के डी क्यू अपान, अब मैं यहां से थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, यहां से थोड़ा सा निकाल के यहां पर इसको लेके आता हूं। ये जो एलिमेंट, इतना पूरा सेटअप है, इस तरीके से मैं ले ले रहा हूं। मैं इसको पॉइंट ले रहा हूं, क्या ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, ये क्यू पॉइंट है जहां पर एक dx लेंथ का आपका dq चार्ज रखा है, यहां से लेंथ इसकी x है, यहां से r है। तो अब आप बताइए क्या हो जाएगी, ये x है, ये r है, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहां से क्लियर हो गया, एक राइट एंगल, ये थीटा एंगल है, ये 90 बन रहा है, ये O है, ये पॉइंट P है, ये DE है, ये क्या बना, DE cos थीटा, ये DE sin थीटा। इसकी बात करेंगे तो अब देखिए क्या, PQ, Q और P के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि आप निकाल सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें वहां से, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो जो DE की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा, यहां पर आपको अगर कम भी समझ में आ रहा होगा चीजें, कि ये चीज R स्क्वायर प्लस एक्स
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ओ पी क्यू बना है, तो यहां से क्लियर समझ में आ जाएगा। ओ पी इस टाइप से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है आपका, ठीक है। तो डी फाइंड करते हैं, थोड़ा सा इसे मिटा दे रहा हूं, समझाने के लिए इसको बनाया था, बस अलग से थोड़ा सा दिख जाए। जो डी की वैल्यू आई है के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल गई है आपको, ठीक है। अब देखो डीई के दो कंपोनेंट्स हो गए हैं आपके, ठीक है यहां पर। तो अब देखिए क्या है यहां पर, डी क्यू भी आपका क्या है, एक डी क्यू भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है। तो आप सिंपली क्या करना है, एक फॉर्म में लेके आना है। और यहां पर आपका थीटा भी वेरिएबल है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर केस की बात करेंगे तो आपका थीटा भी वेरिएबल आ रहा है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द रॉड, अगर मैं ई परपेंडिकुलर की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा आपको, देखिए क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। देखो डीई छोटे से एलिमेंट के लिए आ रहा है, अगर ई परपेंडिकुलर पूरा पूरा निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और कहां से कहां तक के लिए करेंगे, यहां से यहां तक के लिए। तो इस पॉइंट के लिए बात करूंगा तो थीटा जो थीटा टू क्या आएगा, नीचे की तरफ है। ऊपर अगर थीटा वन हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपर लिमिट क्या ली जाएगी, प्लस थीटा वन, लोअर लिमिट माइनस थीटा वन, क्योंकि देखो यहां से आप नीचे जा रहे हो, यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है। अब देखिए डीई की वैल्यू क्या आ गई, आप सॉल्व करोगे आगे लिखोगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस थीटा टू से थीटा वन प्लस का रहेगा ये। डीई की वैल्यू क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और क्या मिल गया आपको, कॉस थीटा। अब इस केस में आपका थीटा भी वेरिएबल है, डी क्यू भी वेरिएबल है, आर भी, मतलब सॉरी एल लिख रहे हैं बार बार, ठीक है, ये समझना एक्स है, ठीक है। आप एक्स, इतनी चीजें वेरिएबल हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपका, ठीक है, क्यू ओ पी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू ओ पी, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, x अपान आर, क्या मिल जाएगा, x अपान आर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r tan थीटा। x इक्वल टू क्या मिल गया आपको, r tan थीटा। अब इसके लिए बात करेंगे आगे, यहां से x इक्वल टू आर tan थीटा मिल गया। अगर मैं डी क्यू हटाना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, आपको लैम्डा दी गई है, तो क्या मिल जाएगी, डी क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लैम्डा इंटू डी एक्स। तो यहां से सारी चीजें मैं अप्लाई कर सकता हूं। और डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू माइनस थीटा टू से थीटा वन के डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा इंटू डी एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, आर tan थीटा, आर स्क्वायर प्लस आर tan थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए लैम्डा, अभी तो हमने क्या किया, एक फॉर्मेट में ले आए, आर लैम्डा डीएक्स के फॉर्मेट में ले आए। अभी देखिए थीटा भी आपका वेरिएबल है, डीएक्स, अब दो वेरिएबल बचे हैं आपके फॉर्म में। अब आपको एक हटाना है, एक हटाने के लिए क्या करेंगे, डीएक्स हटा देंगे। डीएक्स कैसे हटेगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो सिंपली देखिए इसको हम उठा के क्या करेंगे, x इक्वल टू आर tan थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बोथ साइड।
क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा मिल गया। dx की वैल्यू क्या आ गई, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा मिल गई। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, ठीक है। इतना यहां तक आप इसको, यहां तक वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे मैं पूरा पूरा एक पार्ट समझा दूंगा फिर से। तो यहां तक आप सॉल्व कर लीजिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, डायग्राम आपका बना रहेगा। चलिए आगे मैं यहां से फिर से स्टार्ट करूंगा। क्या मिल गया था मुझे, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस थीटा टू से थीटा वन इंटू के इंटू लैम्डा इंटू dx मिल गया था। और मैं dx की वैल्यू भी लिख दूंगा, क्या मिली है मुझे, अपान आर स्क्वायर प्लस आर tan थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक मिल चुका था और हम क्या लिख लिए, dx की वैल्यू भी निकाल लिए थे, कितनी आ गई थी भाई साहब, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। मुझे dx की वैल्यू इतनी मिल गई थी। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे और फिर लिखेंगे। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, dx की जगह क्या लिखेंगे, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन माइनस थीटा टू से थीटा वन, ये आपका ई परपेंडिकुलर की बात हो रही है। यहां से क्या हो जाएगा, के इंटू लैम्डा, dx जगह क्या रखेंगे, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान, यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा मिल गया आपको, ठीक है। वन, अब देखिए क्या होगा, सब एक फॉर्मेट में आ गया, आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं अगर के लैम्डा बाई आर बाहर ले लूं, क्योंकि के लैम्डा बाई आर तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, माइनस थीटा टू से थीटा वन सेक स्क्वायर थीटा। और हाँ, एक की बहुत अच्छी चीज मैं भूल गया लिखना है यहां पर, इसके साथ में क्या था आपका, कॉस थीटा। यहां पर क्या था, कॉस थीटा मैं लिख दे रहा हूं दूसरे पेन से, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इतने से ये कैंसिल आउट हो गया। अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन माइनस थीटा टू से थीटा वन कॉस थीटा डी थीटा मिल गया आपको। अब देखिए क्या है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट क्या है, माइनस थीटा टू से थीटा वन के लैम्डा बाई आर। अगर आप इसे लखोगे सॉल्व करोगे, देखिए क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, पहले थीटा इधर क्या रखोगे, अपर लिमिट साइन थीटा वन माइनस लगाओगे, फिर साइन थीटा इधर क्या रखेंगे, माइनस थीटा टू। अगर आप मैथ 9-10 तक पढ़े होते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये आपको यहां से फॉर्मूला लास्ट में मिल गया। अब देखिए क्या होता है, ये जो प्रूविंग है आपकी, ये प्रूविंग आप गॉस थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है तो वो बोल देता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, तो आपको इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। और सबसे आसान तरीका है, इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, यहां पर एक आपका जो रॉड देगा, थीटा वन थीटा टू मानो, हमें जनरल से प्रूव कर रहे हैं, आपको एक केस दिया जाएगा, यहां से x पे जाके dx लेंगे लेंथ,
उसके वजह से डी क्यू, उस पर डी क्यू चार्ज आएगा, डी क्यू की वजह से छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आएगी, दो कंपोनेंट्स कटेंगे इसके, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो डीई की वैल्यू आ गई थी, आप समझ ही रहे हो, हमने यहाँ पे कहा, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, यहां से ये सीधे पूरा अपना आराम से वन स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, आपको प्रॉब्लम होने वाली है, तो हमारा सबसे अच्छा सजेशन यही है कि आप मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो देख लें, आप चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट हो चाहे मैथ के, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट भी जब पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है इंटीग्रेशन, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या, हम लोगों ने क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर वाला निकाल लिया है, अब हमें पैरेलल वाला निकालना है। अब देखिए पैरेलल वाले में भी सेम इसी तरीके से करना होता है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें भी सेम एज इसी तरीके से क्या होगा आपका, ई पैरेलल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल माइनस थीटा 2 से थीटा 1 क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, क्योंकि वहां पर क्या था, कॉस थीटा था परपेंडिकुलर वाले में, यहां पर साइन थीटा है। सिंपली अब डीई की वैल्यू जो निकल के आई थी वही रख सकते हैं, डीई की वैल्यू सिंपल थीटा निकल के आई थी, अगर पूरा सॉल्व कर डालो तो डी थीटा निकल के आया था, नहीं मैं पूरा लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे डीई की वैल्यू पता है, के डी क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी एल नहीं, एल बहुत ज्यादा बार बार लिख दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर। और अगर मुझे dx की बात करूं, dq की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू dx, और मुझे dx की वैल्यू पता है, dx इक्वल टू क्या आ गया था, वहां से हम अब पूरा नहीं लिखेंगे, वहां से लिखेंगे r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा मिल गया था, हाँ ये चीजें मिल गई थी। और x इक्वल टू क्या मिल गया था, r tan थीटा, मैंने वहां से राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके निकाल लिया था। अब मैं आगे सीधा सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब इसका सीधा सॉल्यूशन देखते हैं, क्या हो जाएगा, ई पैरेलल इक्वल टू, अगर मैं पूरा वैल्यू रखूंगा तो क्या बनेगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, डीई की वैल्यू के डी क्यू अपान के डी क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपली जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप एक कॉपी लेके जरूर बैठा करें कॉस थीटा, ताकि उसमें सारी चीजें साइन थीटा सारी वहां पर नोट कर लें। अब क्या हो जाएगा, मैं सारा वैल्यू यहीं पर पुट कर दूंगा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू डी एक्स, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, आर टेन थीटा, आर टेन थीटा, क्योंकि ज्यादा बोर्ड भरेगा भी, और आपका मिला क्या है, साइन थीटा। अब इसे सॉल्व करो, dx की वैल्यू रख दो वहां पर फिर से, ई पैरेलल इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 के लैम्डा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, के लैम्डा बाई आर बाहर आ जाएगा, सॉल्व करोगे माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ये मैं यहां से काट सकता हूं क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है आराम से, तो क्या बना, साइन थीटा इंटू डी थीटा। जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 के लैम्डा बाई आर, ये क्या मिल गया आपको, ई पैरेलल। तो ई पैरेलल की वैल्यू आपको क्या मिली, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 और थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा
2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस सॉरी कॉस माइनस थीटा, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाता है सिंपली। उसके अंदर कोई भी माइनस हो तो बाहर प्लस का आ जाता है। अगर मैं यहां ई पैरेलल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपको वैल्यू मिल गई यहां से पैरेलल में। जो पैरेलल आया है क्या आया, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और जो परपेंडिकुलर आया था वो क्या आया था, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब देखिए क्या है, ये हमने पूरा निकाल लिया, पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों केसेस डिफाइन कर लिए। अब इस पर बेस्ड कुछ स्पेशल केसेस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, इसमें पहली केस क्या बनती है, केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं इसे अब रफ कर दूंगा पूरा डायग्राम। परपेंडिकुलर क्या आया था, ई परपेंडिकुलर क्या आया था, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आया था। और ई पैरेलल क्या आया था, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपको मिला था पूरा। केस फर्स्ट क्या होगा आपका, केस फर्स्ट होगा इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। मतलब क्या हुआ, जो आपका रॉड है, अगर ये एल लेंथ का रॉड है तो जो इस डिस्टेंस पूछी गई है दोनों एल बाई 2 होनी चाहिए, मतलब जो डिस्टेंस है वो सेम होगी। तो भाई यहां से बनने वाला एंगल दोनों का सेम हो, मतलब रॉड के मिड पॉइंट से पूछी गई हो, ठीक है। ये थीटा दोनों सेम हो जाएंगे। जब दोनों थीटा सेम हो जाएंगे तब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो तो ई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका, के लैम्डा अपान आर साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, के, अगर मैं के की वैल्यू लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर इंटू 2 साइन थीटा, 2 से ये कट गया, क्या मिला आपको, लैम्डा साइन थीटा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये क्या मिला, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर पैरेलल की बात करेंगे तो ई पैरेलल क्या मिलेगा आपको, के लैम्डा अपान आर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया, इन दोनों को मिला के जीरो हो गया। तो ई पैरेलल में क्या आ जाने वाला है, जीरो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस केस में ऐसा केस आ जाए थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल टू जीरो हो, सॉरी थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर हो जाएं, उस केस में क्या होगा, पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, मतलब रॉड के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, परपेंडिकुलर में इतनी आने वाली है, ठीक है। आपको एक केस भी बन सकता है, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव जो सीबीएसई में पूछा जाता है उस तरीके से भी बन सकता है, और सिंपली बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो पैरेलल में क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पहला केस था। अब दूसरा केस था, केस क्या है, मैं इसका रफ कर दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। केस नंबर सेकंड, इफ रॉड इज सेमी इनफाइनाइट, जो रॉड है वो सेमी इनफाइनाइट हो, मतलब क्या है भाई साहब, समझना थोड़ा सा इसका मतलब, सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझना। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये आधा इनफाइनाइट है। अब इस पॉइंट पर निकालना है, ये पॉइंट पी है, यहां से आर है। देखिए इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म होता है आपका।
अब देखिए क्या होता है, अगर आप 100 फीट के दीवार के जस्ट सामने खड़े हो जाओ और आप पूछो, आप सबसे टॉप एंड वाली ईंट आप देखना चाहो दीवार की, तो आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, एकदम सट के दीवार से खड़े हो जाओ। लेट्स सपोज ये इतना लंबा पूरा लाइन है। अब इसके कंपैरिजन में ये क्या है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से यहां, अगर यहां से कोई देखेगा तो ये पॉइंट दिखेगा, या इस पॉइंट से खड़े होकर देखोगे दिखेगा? ये नहीं दिखेगा। सिंपली जो एंगल बनने वाला है कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, इस पॉइंट के लिए बात करेंगे तो। उसी तरीके से यहां इन्फिनिटी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। देखिए अब देखो क्या हो गया, जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, लगभग थीटा 90 डिग्री बनेगा अप्रॉक्स, मतलब थीटा 1, और थीटा 2 क्या बनेगा, 0 डिग्री। अगर मैं यहां पर ई परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 कितनी बनी, 90 डिग्री। साइन यहां पर थीटा 2 क्या बना, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है और 0 की वैल्यू 0, तो क्या बना, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर वैल्यू लिखूं तो लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। सॉल्व कर सकते हैं, के की वैल्यू लिख दिया हमने, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, पैरेलल क्या आ जाएगा, ई पैरेलल के लैम्डा अपान आर। कॉस थीटा 2 क्या है आपका, कॉस थीटा 2 0 डिग्री माइनस कॉस 90, थीटा 90 है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। सिंपली ई पैरेलल भी वही आने वाला है, कितना, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। एक केस ये हो गया कि रॉड क्या हो, सेमी इनफाइनाइट हो, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, थीटा 2 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री इस केस में हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी केस हो गई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में जो दोनों की वैल्यू आती है, दोनों का मैग्नीट्यूड आता है, वो सेम सेम आता है, ठीक। अब हम केस थर्ड की बात करेंगे। थर्ड नंबर केस क्या है, थर्ड नंबर केस वही है कि फुल इनफाइनाइट, मतलब क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड की वजह से, इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से, ये इनफाइनाइट है। अब इसकी वजह से निकालना है, ये आर डिस्टेंस है, ये पी पॉइंट है। दोनों केस में थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 अप्रॉक्स 90 बनेगा और थीटा 2 अप्रॉक्स 90 बनेगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहां इसी दोनों की वैल्यू मिलकर क्या हो गई, 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिलेगा आपका, लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर हम पैरेलल केस की बात करें तो क्या मिलेगा भाई साहब, के लैम्डा अपान आर कॉस 90 माइनस कॉस 90। इस केस में भी क्या हो गया, ई पैरेलल 0 आ गया। इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब दोनों एंगल सेम सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल डायरेक्शन में 0 होगी, पैरेलल वाले केस में क्या हो जाएगा, 0, और परपेंडिकुलर केस में कुछ वैल्यू मिलने वाली है आपको, ठीक। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार, ठीक है। चैनल को अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए।